क्या होगा अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, अरबपति, शहजादे और बड़ी कंपनियों के मालिक सब एक ही बात से जुड़े हों? न लालच, न पैसा, न ताकत, बल्कि एक साइलेंट और छिपा हुआ रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो एक आदमी से जुड़ा था, जो सालों तक सबके सामने रहा और लोग उसे देखते हुए भी अनदेखा करते रहे। उस आदमी का नाम था जेफरी एपस्टीन। 30 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उससे जुड़े 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज जारी कर दिए। 30 लाख पन्ने एक ही दिन में। इन पन्नों के अंदर क्या है? नाम, ईमेल, फ्लाइट्स लॉग, आरोप और रिश्तों का एक ऐसा जाल जो बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। इस जाल में दुनिया के कुछ सबसे पहचाने जाने वाले नाम भी शामिल हैं। आज हम उन फाइलों में सामने आए हर बड़े नेता और मशहूर शख्स के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ अंदाजा लगाने नहीं आए हैं, हम यहाँ कहानियां घुमाने भी नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ ये दिखाने आए हैं कि दस्तावेज सच में क्या कहते हैं, और वे सवाल पूछने आए हैं जिनसे जिम्मेदार लोग बहुत लंबे समय से बचते रहे हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी है। ये समझने के लिए कि ये फाइलें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, पहले आपको समझना होगा कि जेफरी एपस्टीन कौन था और वो इतने सालों तक सबकी नजरों से कैसे बचा रहा। वो अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था। वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में बड़ा हुआ और उसने अपने करियर की शुरुआत मैथ्स टीचर के रूप में की। लेकिन फिर उसकी जिंदगी ने अचानक एक अलग मोड़ ले लिया। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों का फाइनेंशियल सलाहकार बन गया। जब तक आम लोग उसका नाम सुनते, वो पहले ही एक ऐसा नेटवर्क बन चुका था जो अलग अलग देशों तक फैला हुआ था। उसके संपर्क राजनेताओं, शाही परिवारों, वैज्ञानिकों और टेक उद्योग के बड़े नामों तक थे। उसने अमेरिका के वर्जिन आइलैंड में एक पर्सनल द्वीप खरीदा था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। लेकिन आसपास के लोग उसे एक और नाम से बुलाते थे। वे उसे पेडोफाइल आइलैंड कहते थे, क्योंकि उस द्वीप पर बंद दरवाजों के पीछे जो हो रहा था उसे कोई भी दौलत या ताकत छुपा नहीं सकती थी। लड़कियां, कुछ की उम्र सिर्फ 12, 13 और 14 साल की थी, वहां लाई जाती थी। उनका शोषण किया जाता था और जो लोग वहां गए, जो लोग जानते थे, जो लोग चुप रहे, उनमें से कई इन फाइलों में हैं। 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने एपस्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस कानून ने यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को मजबूर किया कि वे अपने पास मौजूदा सारी जानकारी सार्वजनिक करें। 1990 के दशक तक एपस्टीन की संपत्ति लगभग $60 मिलियन बताई जाती थी। कुछ रिपोर्ट्स इसे इससे भी ज्यादा बताती हैं। उसने हर जगह संपत्तियां खरीदी। न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़ा मैंशन, पाम बीच, फ्लोरिडा में एक कंपाउंड, न्यू मैक्सिको में एक रैंच और फिर वही पर्सनल द्वीप। करीब 75 एकड़ में फैला वो कैरेबियन द्वीप का टुकड़ा बाहर से स्वर्ग जैसा दिखता था, लेकिन इसी स्वर्ग में उसके अपराधों का असली चेहरा छुपा था। लड़कियों को झूठे वादों से बुलाया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि वे मसाज देने आएंगी। उन्हें $200 या $300 कमाने का लालच दिया जाता था। कुछ लड़कियां गरीब परिवार से थी, कुछ घर से भागी हुई थी, कुछ ऐसी मजबूरी में थी जिसे ज्यादातर लोग समझ भी नहीं सकते। और जब ये वहां पहुंच जाती थी तो उनके लिए निकलना आसान नहीं होता था। वो द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। एक लड़की सिर्फ 15 साल की भागने की कोशिश करती है। वो तैरकर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। जेफरी एपस्टीन ने जो जाल बनाया था वो ऐसा ही नहीं था, सब कुछ प्लान के साथ था। हर लड़की से कहा जाता था कि वो एक और लड़की को लेकर आए। ये एक चेन की तरह चलता था। जब पुलिस ने जांच की तो वे हैरान रह गए कि सब कुछ कितना सटीक तरीके से किया जा रहा था। ये कहानी शुरू हुई एक बहादुर लड़की से। मार्च 2025 में फ्लोरिडा की 14 साल की एक लड़की अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया। उसे उसकी एक क्लासमेट एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे कहा गया था कि बस मसाज करनी है और पैसे मिलेंगे, लेकिन वहां जो हुआ वो मसाज नहीं था। पाम बीच की पुलिस ने केस शुरू किया। पहली लड़की ने 2 और नाम दिए, उन 2 ने फिर 2 और ये सिलसिला बढ़ता ही गया। कुछ महीनों में पुलिस को 35 पीड़ितों का पता चल गया और भी कई लड़कियों की तलाश चल रही थी। मई 2006 तक केस काफी मजबूत हो चुका था। FBI ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। 53 पन्नों की रिपोर्ट बनी। फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क और न्यू मैक्सिको तक बयान लिए गए। एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोप लगे। 36 नाबालिग पीड़ित, कई गवाह, FBI की पूरी जांच। ऐसे आदमी को जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीछे से एक डील हो रही थी।
मियामी के सरकारी वकील अलेक्जेंडर एकोस्टा उसके वकील से बात कर रहे थे। जो डील हुई वो चौंकाने वाली थी। एपेस्टीन ने बड़े आरोप नहीं माने, उसने सिर्फ 2 छोटे आरोप माने, वेश्यावृत्ति के लिए उस्काना और एक नाबालिग को इसमें शामिल करना। इसके बदले में उसे और उसके साथियों को छूट मिल गई। आगे चलकर उन पर कोई और केस नहीं किया जा सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह डील छुपा दी गई, न जनता को पता चला न मीडिया को। यहां तक कि जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ उन्हें भी नहीं बताया गया। कानून कहता है कि पीड़ितों को ऐसी डील की जानकारी देना जरूरी है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। 30 जून को एपेस्टीन कोर्ट में आया। उसने खुद को दोषी माना। उसे 18 महीने की सजा मिली, सिर्फ 18 महीने। इतने बड़े अपराध के लिए सिर्फ 18 महीने, और वो सजा भी नाम की थी। उसे पाम बीच काउंटी जेल के अलग हिस्से में रखा गया। उसे हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे के लिए बाहर अपने आलीशान ऑफिस जाने की इजाजत थी। उसे सिर्फ रात में जेल में सोना होता था और सजा पूरी होने से 5 महीने पहले ही उसे छोड़ दिया गया। अब कहानी यहां से और बड़ा मोड़ ले लेती है। जिस आदमी ने यह डील की थी, अलेक्जेंडर एकोस्टा, बाद में वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में लेबर सेक्रेटरी बन गया। यानी जिसने एक आरोपी को बचाने वाली डील की, वो अमेरिका की कैबिनेट में शामिल हो गया। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच है। जेल से बाहर आने के बाद कई साल तक कुछ नहीं हुआ। एपेस्टीन फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा। वो अपने प्राइवेट जेट से उड़ता रहा, अपने द्वीप पर पार्टियां करता रहा, बड़े बड़े लोगों से मिलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच निकला हो। लेकिन एक शख्स थी जिसने ये मामला यहीं खत्म नहीं होने दिया। उसका नाम था जूली के ब्राउन। वो मियामी हेराल्ड में पत्रकार थी। 2009 में एपेस्टीन के रिहा होने के बाद उसने इस केस को गहराई से फॉलो करना शुरू किया। उसने सालों तक फाइलें पढ़ी, पीड़ितों को ढूंढा, हर कागज को ध्यान से देखा और नवंबर 2018 में उसने अपनी पूरी रिपोर्ट दुनिया के सामने रख दी। 1-2 रिपोर्ट नहीं, पूरी की पूरी सीरीज। जूली के ब्राउन ने एपेस्टीन के अपराधों और उसके बचाने वाले सिस्टम पर गहरी और विस्तार से जांच की। उसने अपनी रिपोर्ट का नाम रखा प्रिवर्जन ऑफ जस्टिस। इन रिपोर्ट्स ने तहलका मचा दिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सबने दोबारा जांच की मांग की। एक पत्रकार जिसने हार नहीं मानी, उसकी वजह से न्यूयॉर्क में नया केस खुला। अपनी जांच में जूली ने 80 से ज्यादा संभावित पीड़ितों की पहचान की। सबूत साफ थे। जुलाई 2019 में जेफरी एपेस्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप सीधे सेक्स ट्रैफिकिंग के थे। उसे 35 साल तक की जेल हो सकती थी। 10 अगस्त 2019 को एपेस्टीन न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया। सरकारी कहानी थी आत्महत्या। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वीडियो जारी किया, ये दिखाने के लिए कि कोई उसकी सेल में नहीं गया था। लेकिन उस वीडियो ने जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े कर दिए। सिक्योरिटी कैमरे खराब थे, गार्ड अपनी जगह पर नहीं थे। पूरा मामला सवाल खड़े करता है, कुछ तो गड़बड़ है। एपेस्टीन की मौत के बाद जिन बड़े लोगों के नाम उससे जुड़े थे, उन्हें लगा शायद अब मामला खत्म हो गया। लेकिन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति बने तो एपेस्टीन की सारी फाइलें जारी करेंगे। बार बार साफ शब्दों में कहा। जनवरी 2025 में ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने। सबकी नजरें उन पर थी। लेकिन जुलाई 2025 में न्याय विभाग ने कहा कि एपेस्टीन की कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है और नई फाइलें जारी नहीं की जाएंगी। ट्रंप का रवैया भी बदल गया। यहां तक कि ट्रंप ने फाइलों को बोरिंग कहा। उनके अपने समर्थक भी हैरान थे। यहां तक कि एलन मस्क ने भी ट्वीट किया कि ट्रंप का नाम फाइलों में है। बाद में ट्वीट हटा दिया गया, लेकिन लोग देख चुके थे। दबाव बढ़ता गया। नवंबर 2025 में कांग्रेस ने कदम उठाया। एक बिल लाया गया, एपेस्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इसमें कहा गया कि 30 दिनों के अंदर सारी फाइलें जारी करनी होंगी। बिल पास हो गया। ट्रंप ने उस पर साइन कर दी। 30 जनवरी 2026 को 30 लाख से ज्यादा पन्ने जारी किए गए। और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। लेकिन नामों पर जाने से पहले एक जरूरी बात समझ ले। न्याय विभाग ने कहा कि जो हिस्से काले कर दिए गए हैं वो पीड़ितों की पहचान बचाने के लिए हैं। ये बात सही लगती है। कोई भी पीड़ितों के नाम बाहर नहीं आने देना चाहता था। लेकिन समस्या ये थी कि ब्लैकआउट बहुत खराब तरीके से किए गए थे। कुछ जगह नाम एक तरफ से छिपाए गए, लेकिन उसी लाइन में दूसरी तरफ साफ दिख रहे थे। यहां तक कि 2022 का डोनाल्ड ट्रंप पर लिखा एक विकिपीडिया पेज भी फाइलों में शामिल था और उसके कुछ हिस्से भी काले कर दिए गए थे। इटालिया और डीसी जैसे आम शब्द भी ब्लैक कर दिए गए थे, जबकि उनमें कुछ भी संवेदनशील नहीं था। एक मामले में तो हद ही हो गई। एक ही दस्तावेज की 3 अलग अलग कॉपी अपलोड कर दी गई। तीनों में अलग अलग हिस्से काले किए गए थे। लेकिन जब लोगों ने तीनों को साथ रखा तो पूरा सच साफ दिखने लगा। जो छिपाना था वही सामने आ गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी अटॉर्नी जनरल टोड ब्लिंची ने कहा कि सब कुछ ठीक से किया गया है, कोई जानकारी बिना वजह नहीं छिपाई गई है, प्रक्रिया सख्त और सावधानी से की गई है। लेकिन दस्तावेज कुछ और ही कहानी बता रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये ब्लैकआउट किसी एआई प्रोग्राम से किया गया था, क्योंकि समझ नहीं आता कि बेकार के शब्द क्यों काले किए गए। एक ही नाम कहीं छिपाया गया और कहीं खुला छोड़ दिया गया। कई ऐसी चीजें भी सेंसर की गई जिनका कोई मतलब ही नहीं था। कारण जो भी हो, एक बात साफ थी, पूरा काम लापरवाही से हुआ था और इसीलिए ये बड़ी नाकामी है। क्योंकि जब डेटा जारी करने का तरीका भी भरोसेमंद न लगे तो बाकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। एफएसटीन फाइलों में सबसे ज्यादा जिन नामों का जिक्र है उनमें से एक है डोनाल्ड ट्रंप। खोजे जा सकने वाले हिस्सों में उनके नाम के 5000 से ज्यादा जिक्र मिले हैं और अभी सारी फाइलें पूरी तरह से जारी भी नहीं हुई हैं। अब किसी का नाम फाइल में होना यह साबित नहीं करता कि उसने कुछ गलत किया है। कुछ जिक्र आम लोगों द्वारा की गई टिप्स से है, कुछ अनजान कॉल्स थी जो एफबीआई को की गई थी, कुछ टिप्स को विश्वसनीय नहीं बताया गया था, कुछ पर आगे कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। लेकिन कुछ मामलों में एफबीआई ने लीड बनाया, यानी उन्हें लगा कि मामला देखने लायक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है FD 302। ये एफबीआई का फॉर्म होता है जिसमें पीड़ितों के बयान लिखे जाते हैं। इस दस्तावेज में ज्यादातर नाम काले किए गए हैं, लेकिन जो हिस्सा दिख रहा है वो सोचने पर मजबूर करता है। उसमें लिखा गया है कि घिसलेन मैक्सवेल जो एफएसटीन की साथी थी और लड़कियों को लाने में मदद करती थी, उसने किसी व्यक्ति को ट्रंप से मिलवाया। उनकी बातचीत हुई, फिर उस व्यक्ति को फ्लोरिडा में ट्रंप की प्रॉपर्टी मार ए लोगो बुलाया गया। वहां एफएसटीन और मैक्सवेल भी मौजूद थे। दस्तावेज के मुताबिक मैक्सवेल ने ऐसे इशारे किए जिनसे साफ था कि वो व्यक्ति मौजूद है। ट्रंप ने किसी भी गलत काम से इनकार नहीं किया। न्याय विभाग ने कहा कि उन्होंने आरोपों की जांच की और आगे जांच लायक कुछ ठोस नहीं मिला है, लेकिन दस्तावेज मौजूद है और जो सवाल वे खड़े करते हैं वे खत्म नहीं हो रहे। फाइलों में कुछ ईमेल भी हैं जिनसे पता चलता है कि ट्रंप ने कम से कम 8 बार एफएसटीन के प्राइवेट जेट से सफर किया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्होंने कभी एफएसटीन के विमान में सफर नहीं किया है, लेकिन ये फाइलें कुछ और ही इशारा करती हैं। एक और ईमेल में जो बताया जाता है कि खुद जेफरी एफएसटीन ने एक रिपोर्टर को लिखा था, एफएसटीन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था। उसने ये भी लिखा कि ट्रंप ने मैक्सवेल से कहा था कि जो हो रहा है उसे रोक दो। अगर ये सच है तो एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी को पता हो कि गलत काम हो रहा है और वो पुलिस को कुछ न बताए तो इसका क्या मतलब है। फाइलों में एक चिट्ठी भी मिली जिस पर एफएसटीन के साइन बताए जाते हैं। ये चिट्ठी लिखी गई थी लैरी नसार को, वही स्पोर्ट्स डॉक्टर जिसे सैकड़ों लड़कियों के साथ गलत करने के लिए सजा मिली। चिट्ठी में लिखा था कि दोनों में एक बात समान है और उसमें राष्ट्रपति को कम उम्र की लड़कियां पसंद है जैसी बात लिखी बताई जाती है। ये चिट्ठी 2019 की है जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। न्याय विभाग ने इनमें से कुछ आरोपों को झूठा और बढ़ा चढ़ाकर बताया है। कुछ लोगों ने उस चिट्ठी को नकली कहा है, लेकिन दस्तावेज मौजूद हैं और सवाल भी। अब बात करते हैं एलन मस्क की। वो एफएसटीन फाइल जारी करने की मांग करने वालों में से सबसे पहले लोगों में रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा है कि एफएसटीन ने उन्हें अपने द्वीप पर बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फाइलों में कुछ और ही दिखता है। जारी दस्तावेजों में मस्क और एफएसटीन के बीच ईमेल है। मस्क और एफएसटीन की असिस्टेंट के बीच भी ईमेल है। एक ईमेल में मस्क लिखते हैं, हम छुट्टियों में वर्जिन आइलैंड के पास होंगे, क्या मिलने का कोई अच्छा समय है। एफएसटीन जवाब देता है, 1 से 8 तारीख के बीच कभी भी आ सकते हो। मस्क जवाब देते हैं, ठीक है, शायद पहली तारीख। ये बात अजीब लगती है क्योंकि मस्क ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि एफएसटीन ही उन्हें बुला रहा है। एक और ईमेल में एफएसटीन पूछता है कि हेलीकॉप्टर से द्वीप कितने लोग आएंगे। मस्क जवाब देते हैं, शायद सिर्फ मैं और तुला। तुला उस समय उनकी पत्नी थी। फिर मस्क पूछते हैं, आपके द्वीप पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन होगी। जरा सोचिए, वही मस्क जो महीनों से कह रहे थे कि उनका एफएसटीन से कोई खास रिश्ता नहीं था। वो उससे सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। और ये 2012 की बात है। याद रखिए, 2008 में एफएसटीन पहले ही सेक्स अपराध में दोषी ठहराया जा चुका था। एक और ईमेल में एफएसटीन मस्क को द्वीप पर रुकने का न्योता देता है। मस्क जवाब देते हैं कि वे पार्टी करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, उन्हें शांति माहौल नहीं चाहिए। एफएसटीन उन्हें चेतावनी देता है कि द्वीप पर लड़कियों और पुरुषों का रेशियो तुला को असहज कर सकता है। यहाँ रेशियो का मतलब है कम उम्र की लड़कियों की संख्या।
मस्क का जवाब था, रेशियो कोई समस्या नहीं है। यह भी सामने आया कि एपस्टीन को मस्क की रॉकेट कंपनी का प्राइवेट टूर भी मिला था। क्यों, किस लिए, इसका साफ जवाब नहीं दिया गया। मस्क ने इन बातों पर संतोषजनक सफाई नहीं दी है और जो वे सार्वजनिक तौर पर कहते रहे हैं कि जो फाइलों में है उसके बीच का फर्क नजरअंदाज करना मुश्किल है। अब बात करते हैं बिल गेट्स की। कहा जाता है कि उनका एपस्टीन से कई सालों तक संपर्क रहा। गेट्स ने माना है कि वे कई बार एपस्टीन से मिले थे, लेकिन उन्होंने रिश्तों की गहराई को कम बताने की कोशिश की। फाइलों में एक ईमेल है जो असहज सवाल खड़े करता है। उस ईमेल में एक बीमारी का जिक्र है जो कथित तौर पर गेट्स को हुई थी। उसमें रूसी लड़कियों का जिक्र है और ये लिखा है कि गेट्स ने एपस्टीन से एंटीबायोटिक दवा दिलाने को कहा, ऐसी दवा जिसे वो अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स को बिना बताए देना चाहते थे। ईमेल में सीक्रेट यानी राज की भी बात है, ऐसे राज जो सिर्फ गेट्स और एपस्टीन के बीच रहे। जेफरी एपस्टीन जैसे आदमी के साथ ऐसा राज होना अच्छा नहीं दिखता। 2022 में मेलिंडा गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बिल का एपस्टीन से मिलना पसंद नहीं था। उन्होंने एपस्टीन को बुराई का रूप कहा और इशारा किया कि यही रिश्ते उनकी शादी टूटने की एक वजह है। अगर फाइलों वाला ईमेल सही है तो सवाल उठता है कि क्या गेट्स और एपस्टीन के बीच कई बातें उससे भी ज्यादा थी जितना मेलिंडा जानती थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या गेट्स और एपस्टीन के बीच की बातें उससे भी ज्यादा थी जितना मेलिंडा जानती थी। और आखिर में प्रिंस एंड्रयू, उनका नाम सबसे लंबे समय से एपस्टीन के साथ जुड़ा रहा है, कोर्ट के कागजों में, पीड़ितों के बयानों में और अब इन फाइलों में भी। फाइलों में 2010 के एक इनविटेशन का जिक्र है जो ब्रिटिश पैलेस से जुड़ा बताया गया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। सालों से प्रिंस एंड्रयू की तस्वीरें जेफरी एपस्टीन के साथ सामने आती रही है। कई पीड़ितों ने खुलेआम और अदालत में बयान देकर कहा है कि प्रिंस एंड्रयू उन पार्टियों में मौजूद थे जहां गलत काम होते थे। प्रिंस एंड्रयू ने सब आरोपों से इनकार किया है। 2019 में उन्होंने अपने शाही कामों से दूरी बना ली है। एक टीवी इंटरव्यू के बाद उस इंटरव्यू में उन्होंने एपस्टीन से अपने रिश्ते को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इंटरव्यू ब्रिटेन के हाल के इतिहास की सबसे खराब पब्लिक इमेज वाली घटनाओं में से एक माना गया है। नई फाइलों ने ये मामला शांत नहीं किया, बल्कि तस्वीर और उलझी हुई लगती है। अब बात करते हैं हावर्ड लुटनिक की। ये नाम उतना मशहूर नहीं है, लेकिन फाइलों में उनका जिक्र खास है। 2025 में लुटनिक ने मीडिया से कहा था कि 2025 में एपस्टीन से एक मुलाकात के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने कसम खाई थी कि वे फिर कभी उनके साथ एक ही कमरे में नहीं होंगे। उन्होंने एपस्टीन को घिनौना कहा था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने रिश्ता वहीं खत्म कर दिया, लेकिन फाइलों में कुछ और ही दिखता है। 2012 में, यानी उस कसम के 7 साल बाद, लुटनिक और एपस्टीन की असिस्टेंट के बीच ईमेल मिले हैं। इन ईमेल में एपस्टीन के द्वीप पर लंच की बातें हो रही है। बातचीत बिल्कुल सामान्य है, जैसे किसी पुराने जान पहचान वाले से प्लान बन रहा हो। 7 साल बाद भी वही उसी घिनौने आदमी के द्वीप पर लंच की योजना बना रहे थे। लुटनिक अब ट्रंप द्वारा नियुक्त कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। जो उन्होंने कहा और जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, उनके बीच का फर्क ध्यान देने लायक है। अब बात केविन वॉर्श की। उन्हें ट्रंप ने जेरोमी पावेल की जगह फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बनाने के लिए चुना है। ये देश की सबसे अहम आर्थिक कुर्सियों में से एक है। उनका नाम भी एपस्टीन फाइलों में है। दस्तावेज बताते हैं कि पावेल ने एपस्टीन के द्वीप का दौरा किया था। लगता है कि वे वही पार्टी थी जिसकी बात 2012 में हो रही थी। यहाँ एक बड़ा सवाल बार बार सामने आता है, आज की सरकार में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ताकतवर पदों पर बैठे हैं और 2008 में दोषी ठहराए जाने के बाद भी एपस्टीन के साथ समय बिताते रहे। 2008 की सजा कोई छुपी बात नहीं है। सब जानते थे कि वो किस अपराध में दोषी ठहराया गया था। फिर भी मेल मिलाप चलता रहा। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात सिर्फ किसी एक नाम से जुड़ी नहीं है। असल सवाल ये है कि एपस्टीन पर्दे के पीछे क्या कर रहा था और उसका असर कितना दूर तक था। फाइलों में एक ईमेल चेन मिली है। ये ईमेल एपस्टीन और एक रूसी सरकारी अधिकारी के बीच है। उस अधिकारी का नाम है सर्जे बिलिकॉव। इस बातचीत में एपस्टीन रूसी अधिकारी से एक मदद मांगता है और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। वो एक रूसी लड़की का जिक्र करता है जो मॉस्को की रहने वाली है। उसके शब्दों में वो न्यूयॉर्क के कुछ ताकतवर बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वो कहता है कि ये सबके कारोबार के लिए नुकसानदायक है। रूसी अधिकारी जवाब देता है कि वो इस मामले की जांच करेगा। वो कहता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जो उस लड़की को जानता है। वो एपस्टीन से इस मामले की और जानकारी मांगता है और एपस्टीन का जवाब बेहद डरावना है।
वो लिखता है कि ताकतवर आदमी उसके जैसी महिलाओं का फायदा उठाते हैं। इसका मतलब समझिए, एपस्टीन सिर्फ मानव तस्करी का धंधा नहीं चला रहा था, वो एक ऐसा नेटवर्क चला रहा था जो ब्लैकमेल जैसा लगता है। उसके विदेशी सरकारों से संबंध थे। वो दूसरे देशों के अधिकारियों के साथ मिलकर उन महिलाओं से जुड़े मामलों को संभाल रहा था जो ताकतवर लोगों के लिए किए गए कामों का खुलासा कर सकती थी। मौजूदा प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कोई ब्लैकमेल रिंग नहीं थी। उसका कहना है कि एपस्टीन अकेले काम करता था और जांच के लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। FBI के डायरेक्टर और अटॉर्नी जनरल समेत सभी बड़े अधिकारियों ने यही बात दोहराई है, लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में ईमेल साफ साफ कुछ और ही कहानी बताते हैं। फाइलों में एक और मामला है जिसके बारे में बात करना मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है। इसमें एपस्टीन का एक ईमेल है जो उसने किसी अज्ञात व्यक्ति को भेजा था। उसमें वो लिखता है, तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो? मुझे वो टॉर्चर वीडियो बहुत पसंद आया। ये कोई मजाक नहीं था, ये सच में टॉर्चर वीडियो का जिक्र था, और वो भी सामान्य बातचीत की तरह। 2011 में एपस्टीन और टोंकेरी मारोलो नाम के एक व्यक्ति के बीच एक और बातचीत हुई। माना जाता है कि मारोलो हेज फंड की दुनिया से जुड़ा हुआ था। उस बातचीत में एपस्टीन उससे पूछता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दोस्त के साथ क्या करूं? क्या मैं उसके साथ संबंध बनाऊं या सिर्फ उसे टॉर्चर करूं? मारोलो का नाम एपस्टीन की फाइलों में 1000 से ज्यादा बार आता है। वो एपस्टीन की दुनिया का गहराई से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। सरकार कहती है कि अब आगे किसी पर मुकदमा चलाने लायक कुछ नहीं बचा है। एपस्टीन अकेला था, लेकिन ये ईमेल एक बड़े और अंधेरे नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कई लोग न सिर्फ जानते थे कि क्या हो रहा है, बल्कि उसमें शामिल भी थे। कई सालों से ये चर्चा होती रही कि जेफरी एपस्टीन के इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से संबंध हो सकते हैं। ये बातें मीडिया और जांच करने वालों के बीच लंबे समय से चलती रही है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों में इसकी पुष्टि बहुत कम हुई है। जारी की गई फाइलों में एक CHS कॉन्फिडेंटल ह्यूमन सोर्स भी शामिल है, जो इस मामले को थोड़ा और गंभीर बना देती है। ये कोई आम पब्लिक फोन लाइन से मिली हुई टिप नहीं थी। कॉन्फिडेंटल ह्यूमन सोर्स यानी गुप्त मानव स्रोत वो व्यक्ति होता है जिसे एजेंसी समय के साथ तैयार करती है और जो सीधे FBI के साथ काम करता है। ये किसी अनजान फोन कॉल से कहीं ज्यादा गंभीर और भरोसेमंद खुफिया जानकारी मानी जाती है। इस खास रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन को रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने अपने साथ में ले लिया था और उससे समझौता कर लिया था। अब ध्यान दीजिए, गुप्त मानव स्रोत की रिपोर्ट कोई अंतिम सबूत नहीं होती है। ये खुफिया जानकारी होती है, इसकी जांच करनी पड़ती है, पुष्टि करनी पड़ती है और दूसरे सबूतों से मिलान करना पड़ता है। लेकिन इसे यूं ही नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। ये कोई अंदाजा या अफवाह नहीं है, ये FBI द्वारा आधिकारिक रूप से जुटाई गई जानकारी है। इन फाइलों में एक और अजीब सी बात दिखती है, एक इंडोनेशियन अरबपति राजनेता का नाम जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ बताया गया है। दस्तावेजों में एक जगह काला कर दिया गया है, लेकिन उसी लाइन में दूसरी जगह साफ दिखाई दे रहा है। अलग अलग नामों में उलझाना आसान है, ट्रंप, मस्क, गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, लुटनिक, वॉल्श और न जाने कितने और। लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखिए। ये सिर्फ एक आदमी और उसके कुछ दोस्तों की कहानी नहीं है। ये कोई छोटा अलग थलग गिरोह नहीं था। एपस्टीन की फाइलें चाहे वे अधूरी हों, भारी कटौती के साथ जारी की गई हों, फिर भी एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोगों का एक नेटवर्क जो किसी न किसी रूप में एपस्टीन के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। हो सकता है कुछ लोग खुद भी शिकार रहे हों, कुछ लोग शायद सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे हों और कुछ लोग सक्रिय रूप से इसमें शामिल रहे हों। फाइलें हर बार ये साफ नहीं करती कि कौन किस भूमिका में था, लेकिन संबंधों की कड़ियां साफ दिखाई देती हैं और वे उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर तक फैली हुई हैं। संभव है कि इन फाइलों से बड़े पैमाने पर जवाबदेही तय न हो। ये कहना दर्दनाक है, लेकिन ये बात साफ है, इन फाइलों ने पर्दा हटा दिया है। ये पहली बार सामने आया है कि दुनिया की शक्तिशाली व्यवस्था के ऊंचे पदों पर बैठे कितने लोग इस जाल में फंसे हुए थे। वे आम लोग जैसे नहीं हैं और जिस तरह से सिस्टम ने दशकों तक उनकी रक्षा की है, उस पर हर इंसान को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और एक बात जो कम कही जाती है, 30 जनवरी 2026 को जो फाइलें जारी की गई वे पूरी तरह कहानी नहीं है, सच्चाई उससे बहुत दूर है।
सरकारी वकीलों ने शुरुआत में लगभग 60 लाख पन्नों के दस्तावेज चिन्हित किए थे जिन्हें ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किया जा सकता था, लेकिन न्याय विभाग DOJ ने उसमें से लगभग आधे जारी किए हैं। कई आलोचकों ने, जिनमें दोनों राजनीतिक दलों के सांसद भी शामिल हैं, कहा है कि अभी भी लाखों पन्ने रोके गए हैं। संभव है कि उनमें कुछ ताकतवर लोगों की सुरक्षा से जुड़ी बातें हों। संभव है कि उनमें ऐसी जानकारी हो जिसे सत्ता में बैठे लोग जनता के सामने नहीं लाना चाहते। DOJ ने कहा है कि ये शायद आखिरी बड़ा दस्तावेज जारी करना था, लेकिन जिस कानून ने इन फाइलों को जारी करवाया, एपस्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट, उनमें कई खामियां हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें नियमों को सख्ती से लागू करवाने की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं थी। यानी अगर सरकार इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करती तो कांग्रेस के पास अदालत में जाने के अलावा बहुत कम विकल्प बचते हैं। कांग्रेसमैन रो खन्ना और कुछ अन्य नेताओं ने कहा है कि अगर बाकी फाइलें जारी नहीं की गई तो वे महाभियोग या अवमानना की कार्रवाई तक जाने के लिए तैयार हैं। साथ ही फाइलें जारी करवाने के लिए मुकदमा दायर करने पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि अभी भी कुछ फाइलें जनता के सामने नहीं आई हैं और हो सकता है कि उन्हीं फाइलों में ऐसा नाम हो जो पूरी बहस की दिशा ही बदल दे। अरबपतियों, नेताओं और सत्ता के खेल के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये कहानी असल में किसकी है। ये उन लड़कियों और महिलाओं की कहानी है जिन्हें तस्करी, शोषण, दबाव और चुप कराने का सामना करना पड़ा। कुछ नाबालिग थीं, कुछ घर से भागी हुई थीं, जिनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। कुछ को पैसे का लालच दिया गया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, और जब उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की तो सिस्टम, कानूनी सिस्टम, आर्थिक सिस्टम और सत्ता का सिस्टम ने उन्हें दबा दिया। इन फाइलों का जारी होना पीड़ितों के लिए आसान नहीं रहा। कई लोगों के लिए एक नया तकलीफ लेकर आया है, क्योंकि दस्तावेजों के नाम छुपाने का काम ठीक से नहीं हुआ। कुछ पीड़ितों के नाम सार्वजनिक हो गए हैं, कुछ लोगों को परेशान किया गया, धमकियां मिली। करीब 300 पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने इसे निजता का सबसे बड़ा उल्लंघन बताया। गलतियों को सुधारने के लिए DOJ को हजारों दस्तावेज हटाने पड़े। पीड़ित इससे बेहतर के हकदार थे, 20 साल पहले भी और आज भी। अब स्थिति यह है कि 30 लाख से ज्यादा पन्ने जारी किए जा चुके हैं। इनमें नाम हैं, ईमेल हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से जुड़े आरोप दर्ज हैं। कुछ आरोप बेहद गंभीर हैं, कुछ की पुष्टि नहीं हुई है, कुछ शायद कभी साबित न हो पाए, लेकिन वे आधिकारिक सरकारी दस्तावेज में लिखे हुए मौजूद हैं। इन दस्तावेजों में जिन लोगों के नाम हैं उनमें मौजूदा राष्ट्रपति के करीबी लोग, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक ब्रिटिश राजकुमार, एक टेक अरबपति, एक कैबिनेट सदस्य और कई अन्य शामिल हैं। और कई नाम अभी भी लाखों पन्नों में छिपे हुए हैं जिनकी समीक्षा चल रही है। 2008 में मिले एपस्टीन को मिले पहले नरम समझौते से लेकर 2019 में उसकी मौत तक, और अब इन फाइलों को जिस तरीके से जारी किया गया, ये सिस्टम गलती से टूटा हुआ नहीं है। ये ऐसे टूटा हुआ है कि ऊपर बैठे लोगों का फायदा हो। फाइलें अब सार्वजनिक हैं। ज्यादातर लोग उन्हें justice.government.epstein पर पढ़ सकते हैं। उन्हें खुद पढ़िए, विश्वसनीय खबरों से मिलान कीजिए, सवाल पूछिए और किसी भी पक्ष से आने वाली उस बात पर विश्वास मत कीजिए कि यहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी जानकारी, नाम और सवालों के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी सच्चाई सामने आ रही है? क्या आपको लगता है कि अगर बैठे लोग अब भी खुद को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये उन चर्चाओं में से एक है जहां हर राय मायने रखती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक कीजिए ताकि जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक जिन्हें इन फाइलों के बारे में जानने का हक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फाइलों की समीक्षा अभी भी चल रही है, नई जानकारी सामने आ रही है और हम हर अपडेट को कवर करते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी रखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।